क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। तो रिसेंटली कुछ ऐसे चीजें हमें देखने को मिले जो डोज के फेवर में जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इलॉन मस्क ने ट्विटर जो उन्होंने रिसेंटली अक्वायर किया है लास्ट ईयर ही, उसका लोगो चेंज किया और लोगो चेंज करके उन्होंने एक्स के फॉर्म में लोगो बनाया है। सबसे पहला जो क्लियर पॉइंट है वो ये है कि जो एक्स का लोगो उन्होंने यूज किया है वो बहुत टाइम पहले डोज के ही एक डिजाइनर ने वो लोगो अपलोड किया था ट्विटर पर, और आई गेस उससे इंस्पिरेशन लेकर के या उसको यूज करके उन्होंने वो लोगो यूज किया है। हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं रिया यादव। वेलकम टू अनदर मार्केट अपडेट वीडियो। ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है। आज हमारे साथ है इन्वेस्टोग्राफर चैनल से सृजन एंड अंकित, एंड आज हम बात करने वाले हैं मार्केट में क्या चल रहा है, सीपीआई डेटा के बारे में बात करेंगे, डोज पे बात करेंगे, ईथ बीटीसी पे जरूर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं मार्केट का हाल कैसा है। हेलो अंकित, हेलो सृजन, हाउ आर यू गाइस? हाय रिया, हेलो। सब कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। ये भी बता दीजिए मार्केट का क्या हाल है। मार्केट का हाल ओवरऑल बढ़िया चल रहा है। काफी टाइम से हमें बिटकॉइन में और जो बाकी क्रिप्टोज हैं उसके अंदर अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। रिसेंटली अगर हम बात करें जस्ट शॉर्ट टर्म के अंदर, पास्ट वीक के अंदर, तो थोड़े से रिट्रेसमेंट हमें आते हुए दिख रहे हैं, बट डेफिनेटली जो भी रिट्रेसमेंट्स मार्केट में होते हैं ये एक अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर्स के लिए, और उसको लेकर के हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। बाकी कल ही हमें सीपीआई डेटा आता हुआ दिखाई दिया, फेड की मीटिंग के अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखाई दिए, तो उसके बारे में सृजन आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। तो बेसिकली काफी दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है हमें इस वीकेंड पे होती हुई देखने को मिली थी। सबसे पहले तो फेड की मीटिंग यहाँ पर शुरू होती हुई हमें देखने को मिली थी, और उसके बाद जो है कल जाकर पावेल साहब ने अपनी तरफ से जो है फेड की मीटिंग के जो भी बयान आते हैं वो हमें आता हुआ देखने को मिला। तो फेड की मीटिंग में हमें 25 बेसिस पॉइंट से जो है इंटरेस्ट रेट राइज होता हुआ देखने को मिला था, जो कि एक्सपेक्टेड था। मार्केट को पता था कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। और अब जो है इंटरेस्ट रेट यूएस में 5.25 से बढ़कर 5.5 होते हुए हमें देखने को मिले, जो कि 22 साल के हाई पर अभी जो है इंटरेस्ट रेट हमें यूएस में जाते हुए देखने को मिले। तो ये थोड़ा सा देखने में डरावना लगता है, पर इसमें काफी सारी पॉजिटिव चीजें हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि इन पूरे 1-2 सालों में पावेल साहब ने पहली बार जो कहा है कि रिसेशन से जो है अब डरने की जरूरत नहीं है, रिसेशन जो है कंट्रोल में आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा बयान जो है पावेल साहब, जो कि फेड के चेयरमैन है, उनकी तरफ से हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम देखें तो उन्होंने काफी क्लियरली कहा है कि सितंबर में, जो कि नेक्स्ट फेड मीटिंग यहाँ पर होती हुई हमें देखने को मिलेगी, एफओएमसी की जो मीटिंग सितंबर में होती हुई देखने को मिलेगी, वहां पे जरूरी नहीं है कि हम इंटरेस्ट रेट राइज करें। अगर इंपॉर्टेंट रहा, अगर डेटा हमें उस तरह के दिखे, तभी जाकर जो है हम इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, नहीं तो हम जो है इन्हीं इंटरेस्ट रेट पर स्टेबल रहते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये पहली बार उन्होंने काफी क्लियरली यहाँ पर जो है इन चीजों के ऊपर कहा है। साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन, जिससे पूरा मार्केट डरा हुआ था, लगभग 2 सालों से जो है मार्केट डरा हुआ था कि इन्फ्लेशन इतना सब कुछ बढ़ चुका है, तो इसमें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो इस पर भी जो है फाइनली अब क्लियरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप देखो तो पिछले 1 साल में यूएस का इन्फ्लेशन जो है वो 9% से 3% पर आया है, और पावेल साहब ने कहा है कि अब जो है वो अगले 2 साल में 2% पर उसे लाएंगे। तो अभी जो है करंटली 3% चल रहा है, उसे 2% पर लाने में उन्होंने कहा कि 2025 तक वो 2% पर लाएंगे। पर मुझे पर्सनली लगता है कि इन्फ्लेशन का जो हम तो देखते हैं थोड़ा सा बुरी तरीके से पिछले 2 सालों में इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट किया गया है, पर अगर आप इन्फ्लेशन का एक पॉजिटिव पॉइंट भी देखो तो इन्फ्लेशन का मतलब एक होता है कि मार्केट में डिमांड आ रही है, या इकोनॉमी में जो है हमें डिमांड क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है इन्फ्लेशन का होता है। तो यूएस भी चाहेगा कि वो 2 से 4% के बीच में एक जो हेल्दी इन्फ्लेशन होता है वो मेंटेन करे, और वो भी नहीं चाहेगा कि बहुत जल्दी वो 2 पर रहे, जहां पे उनकी इकोनॉमी जो है स्टेबल होती हुई दिखाई दी। तो ये काफी एक अच्छी इकोनॉमी को लेकर जो है बात हमें आती हुई देखने को मिली है। अब इससे होता हुआ क्या दिखाई दे सकता है हमें, तो इससे जो है आने वाले दिनों में, अगर समझिए नेक्स्ट ईयर हमें इंटरेस्ट रेट कम होते हुए दिखाई देते हैं, तो जो अभी क्रिप्टो में हमें वॉल्यूम्स काफी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखो तो 32,000 हमें तोड़ने में क्यों प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम्स हमें जनरेट होते हुए नहीं देखने को मिल रहे थे। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं यहां से, तो हमें जो है मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, और उसका ही एक नतीजा जो है हमें वॉल्यूम्स बढ़ने में दिखाई देगा। तो ये काफी पॉजिटिव चीज जो है आने वाले सालों के लिए या आने वाले टाइम के लिए क्रिप्टो को लेकर हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है, जो कि इससे भी ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि काफी बार जो है क्रिप्टो बैन की खबरें हमें आती हुई दिखाई देती है, तो उसके ऊपर जो है एक काफी क्लियर यहाँ पर एक हमें अब जो है रास्ता बनते हुए देखने को मिल रहा है। यूएस कांग्रेस की हाउस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कमिटी ने जो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिल था उसके ऊपर जो है फेवर में वोट किया है।
तो ये काफी बड़ी चीज जो है हमें यहाँ पर इस वीकेंड पे होती हुई देखने को मिली। इससे अब होता हुआ क्या दिखाई दे सकता है? आपको याद होगा आज से 2 दिन पहले ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोर्ड जो कि G20 का क्रिप्टो के ऊपर ऑफिशियली एक गाइडलाइंस बनाने वाला था, रेगुलेशंस बनाने वाला था। उन्होंने जो है एक ग्लोबल रेगुलेशन फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें काफी बेसिक चीजें कही गई थी, और एट द एंड उन्होंने कंट्रीज के ऊपर छोड़ दिया था कि क्रिप्टो को बैन करना है या नहीं करना है। और उसी के बाद जो है हमारे आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने कहा था कि उन्होंने बस जो है हमें बेसिक चीजें बताई है, जो बोर्ड है उन्होंने बेसिक चीजें बताई है। अभी हमारे हाथ में है कि हम क्रिप्टो को लेकर बैन करें या ना करें। और हमें उनका जो रूप जो है वो भी पता है क्रिप्टो को लेकर कि वो थोड़ा सा जो है क्रिप्टो को लेकर उस तरह से नहीं देखते, वो पॉजिटिवली नहीं देखते, वो थोड़ा सा क्रिप्टो को निगेटिव साइड में देखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि बैनिंग को लेकर जो है हम इसके बारे में सोच सकते हैं। पर जब अब यूएस हाउस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कमिटी ने जो है ये पॉजिटिव मूव लिया है, ये पॉजिटिव जो वोटिंग की है, उससे एक दिखाई दे सकता है हमें कि यहाँ से जो है ओवरऑल ग्लोबली जो है क्रिप्टो को लेकर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता हुआ दिखाई दे। क्योंकि हमने हर बार देखा है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके ऊपर अगर ग्लोबल कोई भी फ्रेमवर्क लाना होता है या रेगुलेशंस लाने होते हैं तो उसकी पहल जो है हमें यूएस से होती हुई दिखाई देती है। तो अगर यूएस की तरफ से यहाँ पर पॉजिटिव मूव लिया जाता है तो इसका असर जो है अपने आप आपको ग्लोबली पॉजिटिवली होता हुआ दिखाई देगा, और इसको क्रिप्टो को लेकर जो है एक हेल्दी फ्रेमवर्क या रेगुलेशन जो है वो दुनिया भर में हमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहाँ पर होती हुई देखने को मिली है, जो कि क्रिप्टो को आने वाले बस इस वीक में नहीं या अगले 1-2 वीक में नहीं, तो आने वाले कई सालों तक जो है एक काफी पॉजिटिव पुश हमें क्रिप्टो को लेकर देती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें मेरी तरफ से मैंने आप सबके सामने रखी है। Got it. Pretty interesting. काफी डिटेल में आपने हमें सारी चीजें समझाई, बट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि इन सब जो भी पॉजिटिव चीजें हुई हैं, इनका बीटीसी पे क्या इफेक्ट रहेगा, right? तो लेट्स मूव ऑन टू द बीटीसी टीए फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अब थोड़ा सा बीटीसी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधा मैं चलता हूँ चार्ट्स के ऊपर, ताकि हम लोग थोड़ा एग्जैक्टली देख सकें कि हमें क्या एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर देता हूँ अपना। ओके, तो आई होप कि स्क्रीन मेरा अब आपको दिख रहा होगा। तो अब अगर हम थोड़ा सा चार्ट पैटर्न के ऊपर देखें कि बिटकॉइन के अंदर हमें एग्जैक्टली किस तरह का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, टेक्निकली प्राइस एक्शन के बेसिस पर हम क्या इसका एक कंक्लूजन निकालने के लिए देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बिटकॉइन में हमें एक काफी लंबा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। ऑलमोस्ट नवंबर 21 से नवंबर 22 तक एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला, जिसमें हमने देखा ऑलमोस्ट बिटकॉइन ऑलमोस्ट 70,000 के एरियाज को टच करने के बाद फाइनली हमें नीचे की तरफ 15-16 हजार तक आता हुआ देखने को मिला। बट अब अगर हम देखें लास्ट नवंबर से, तो बिटकॉइन में हमें एक क्लियर हायर हाई हायर लो पैटर्न, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन या क्लियर एक साइन होता है अप ट्रेंड का, वो हमें यहाँ पर एक क्लियरली देखने को मिला है। अब अगर इसी में हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें थोड़ा सा, तो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से जो हायर हाई हायर लो पैटर्न बन रहा है, इसमें प्रीवियस हाई की अगर हम बात करें तो ये वाले हाई के बाद जो नेक्स्ट हाई बना वो काफी सिग्निफिकेंट एक गैप के ऊपर या काफी एक सिग्निफिकेंट राइज बिटकॉइन को उसके साथ देखने को मिला। बट अगर रीसेंट हाई की हम लोग बात करें तो हालांकि वो थोड़ा सा ऊपर जरूर गया, तो उसको हम हाई तो डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, बट वो कोई सिग्निफिकेंट हाई नहीं था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि उसी जोन के अंदर हमें बिटकॉइन रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिला। और ये रेजिस्टेंस जोन की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस जोन कितना मेजर है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करें इसको, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिटकॉइन ने जब एक बड़ी रैली दी थी 2020 से 2021 एंड तक ऑलमोस्ट, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो एक मेजर एरिया था, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट का एरिया था बिटकॉइन के लिए, जहां से प्राइस रिवर्स होकर के न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए गया था। तो अगर हम देखें तो अभी उसी एरिया को बिटकॉइन वापस से फेस कर रहा है, उसी एरिया पे वापस से स्ट्रगल कर रहा है बिटकॉइन। अब ऐसे में क्या होगा, काफी सारे जो एक जनरल साइकोलॉजी होती है प्राइस एक्शन के पीछे की, वो ये होती है कि कोई एरिया कितना मेजर है कितना मेजर नहीं है, वो इससे डिसाइड होता है कि आखिर वहां पे जब वो प्राइस प्रीवियस पास्ट के अंदर या हिस्ट्री के अंदर आया था तो कितनी हाइप बनी थी उस बात को लेकर के, कितना इंपॉर्टेंट वो लेवल कंसिडर किया गया था। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, या अगर हम इसको थोड़ा इन्वेस्टर्स के साइकोलॉजी से समझें, तो जब उन्होंने देखा होगा कि बिटकॉइन 65,000 तक जाकर के आया, उसके बाद रिट्रेस किया 30,000 तक ऑलमोस्ट, और वहां से फिर एक ऑल टाइम हाई बनाने दोबारा गया, तो जब नेक्स्ट टाइम बिटकॉइन वहां पे आया, और आप प्राइस एक्शन भी देख सकते हो कि 30,000 पे आने ही वाला था कि उससे पहले ही इस एरिया में इसको काफी हेवी बाइंग देखने को मिली थी, और काफी टाइम बिटकॉइन ने इस एरिया में सस्टेन किया था। ये क्लियरली हमें दिखाता है कि जिन लोगों ने ये वाली रैली मिस करी थी ना,
वो उस लेवल को लेकर के बैठे थे कि इस बार दोबारा उस लेवल पे आएगा ना, मैं मिस नहीं करूंगा। और ये जितने भी व्यूअर्स भी यहाँ पर देख रहे होंगे, आपके साथ भी ये बहुत बार होता होगा कि कोई आप क्रिप्टो को ट्रैक कर रहे हो जो $100 पे चल रहा है, $50 पे आया, फिर वापस 100 पे चला गया, आपका मिस हो गया वो रैली। तो दोबारा आपके माइंड में वो लेवल इतना स्ट्रांग क्रिएट हो जाता है कि यार दोबारा 50 पे आएगा तो मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा, आप ऑर्डर ही लगा के रख के बैठ जाते हो। तो अब वहां पे काफी सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, काफी सारे लोगों ने बाइंग करी होगी, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनको ये डाउन ट्रेंड फेस करना पड़ा। तो यहाँ पे दूसरा साइकोलॉजिकल पॉइंट आ जाता है कि यार मेरा एक बार बाइंग प्राइस वापस से मिल जाए मुझे, मैं एग्जिट कर दूंगा, मुझे लॉस में नहीं एग्जिट करना है, मैंने जितने पे लिया था वो मिल जाए, मैं एग्जिट कर दूंगा उसको। तो इस वजह से हमें इस एरिया में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मेरा एनालिसिस या जो एक्सपीरियंस है चार्ट्स को लेकर के, वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो ये एक बार में टूटना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेलर्स का सप्लाई होगा वो हमें एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। जितने भी वीक हैंड्स आप कह सकते हो या जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं, कम से कम हमें उनको एग्जिट देनी पड़ेगी। फिर जो स्ट्रॉन्ग हैंड जो होल्ड करने वाले हैं आने वाले समय के लिए, उनके हाथ में जब वो आ जाएगा एसेट, तब फिर वो आगे रैली कंटिन्यू कर पाएगा। तो ऐसे में जनरली इस तरह के एरियाज में हमें एक वीसीपी टाइप पैटर्न का फॉर्मेशन बहुत बार देखने को मिलता है कि इसी एरिया पे हो सकता है हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिले, बट अगर हम उसमें हमें हायर लोज देखने को मिलते हैं, जैसा अगर ट्रेंड लाइन भी आप देखो बिटकॉइन की आ रही है, तो अगर वो मल्टीपल टाइम इस एरिया को फेस करता है, बार बार रेजिस्ट करता है, वहां से रिट्रेस करता है, पर अगर वो हायर लोज के साथ करता है तो ये एक स्क्वीज बन जाता है। वहां पर स्क्वीज हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सेलिंग जरूर हो रही है, बट जो बायर्स हैं उनका फेथ अभी टूट नहीं रहा है, वो और जल्दी जल्दी बाइंग करने आ रहे हैं उस एसेट के अंदर, और फिर हमें जब ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर वो एक स्ट्रॉन्ग रैली का एक साइन होता है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग रैली की शुरुआत मोस्ट ऑफ द टाइम्स होती है। तो ऐसे में मेरा पर्सनल व्यू ये रहेगा कि एक बार 31-32,000 के ऊपर अगर बिटकॉइन स्टेबल होता है, तब फिर काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा टेक्निकल या चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात, अगर हम चले अब जो नेक्स्ट मेजर एसेट है इथेरियम के ऊपर, इथेरियम में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कंपेयर टू बिटकॉइन थोड़ा सा हमें पैटर्न डिफरेंट मिल रहा है, बट कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। कंसेप्ट अगर आप देखोगे इथेरियम में, तो यहाँ अगेन मैंने जो जोन मार्क कर रखा है वो क्लियरली जैसा बिटकॉइन में हमने जोन डिस्कस किया वैसा ही इथेरियम के अंदर ये वाला जोन है आपका 2000 से 2100 के जोन का। इथेरियम में कंपेयर टू बिटकॉइन एक हायर हाई हायर लो स्टार्टिंग से बनने की बजाय स्टार्टिंग से ही हमें ये स्क्वीज बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें एक बार, दो बार और ऑलमोस्ट अभी तीसरी बार वहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो जिसको हम वीसीपी पैटर्न बोलते हैं, बेसिकली वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, की जो आपके मूव्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जहां पे आपका पहला मूव इतना वाइड आया, सेकंड मूव आपका उसके कंपैरिजन में हाइट वाइज या एरिया वाइज जो आपका प्राइस डिफरेंस है अपसाइड और डाउनसाइड का, वो काफी कम रहा। तो ये इंडिकेट करता है कि जहां पे एक पॉइंट पे बायर यहाँ पे आकर के सपोर्ट दिया इथेरियम को, वहां पे बायर्स ने उससे पहले ही सपोर्ट दे दिया, तीसरी बार उससे पहले सपोर्ट दे दिया, चौथी बार उससे भी पहले सपोर्ट दे दिया। तो यहाँ पे अगर एक अच्छा स्क्वीज बन जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्क्वीज थोड़ा सा जो इन्वेस्टर या ट्रेडर का पेशेंस होता है उससे 10% ज्यादा समय तक चलते हैं, उस पेशेंस को टूटने से 10% 20%। आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि आपने कोई चीज को 6 महीना होल्ड किया, आपने एग्जिट किया और 7वें महीने रैली देना स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ा सा पेशेंस इसमें लगता है, बट जब ये पैटर्न्स का ब्रेकआउट हमें मिलता है, अगर ये मान लो 2000 2100 के ऊपर स्टेबल हो जाता है जाकर के, तो फिर ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है इथेरियम की नेक्स्ट रैली के लिए, जिसमें वो ऑल टाइम हाई या उसके ऊपर के लेवल्स भी नए बनाने की कोशिश करेगा। तो ये ओवरऑल बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर मेरा पर्सनल चार्ट के ऊपर व्यू है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है उसके प्राइस को एनालाइज करके कि एक्चुअली वहां पे चल क्या रहा है, किस तरीके से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का सेंटिमेंट वहां पर चल रहा है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो एक क्रिप्टो है जिसपे थोड़ी सी मेरी नजर यहाँ पर चल रही है, वो है डोज। अब डोज पे नजर होने का रीजन ये है कि ऑब्वियसली वो एक मीम कॉइन है, थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, थोड़ा सा स्पेक्यूलेशन बेस्ड वो ज्यादा रहता है डोज कॉइन। बट उसी के साथ अगर हम बात करें तो डोज के अंदर रिसेंटली हमें कुछ पॉजिटिव यहाँ पर चीजें होती हुई देखने को मिली है। जैसे कि हमें पता है कि डोज कॉइन के पास जो सबसे बड़ी उसकी स्ट्रेंथ है वो है कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर उसको सपोर्ट करता है, वो है इलॉन मस्क हमारे। तो इलॉन मस्क ने रिसेंटली, टाइम टू टाइम इलॉन मस्क की आदत है कि डोज कॉइन पे जैसे ही लोगों का भरोसा उठने लगता है वो एक हिंट और ड्रॉप कर देते हैं कि अभी भी मैं डोज कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, डोज कम्युनिटी के सपोर्ट में हूँ। तो रिसेंटली कुछ ऐसे चीजें हमें देखने को मिले जो डोज के फेवर में जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इलॉन मस्क ने जो स्पेसएक्स नहीं, ट्विटर जो उन्होंने रिसेंटली अक्वायर किया लास्ट ईयर ही,
उसका लोगो चेंज किया और लोगो चेंज करके उन्होंने एक्स के फॉर्म में लोगो बनाया है। तो अब इससे दो चीजें निकल के आ रही है। सबसे पहला जो क्लियर पॉइंट है वो ये है कि जो एक्स का लोगो उन्होंने यूज किया है वो बहुत टाइम पहले डोज के ही एक डिजाइनर ने वो लोगो अपलोड किया था ट्विटर पर, और आई गेस उससे इंस्पिरेशन लेकर के या उसको यूज करके उन्होंने वो लोगो यूज किया है। सेकंड पॉइंट कि इलॉन मस्क का बहुत समय से प्लान था कि एक वो इस तरीके का ऐप बनाएंगे जो एक यूनिवर्सल ऐप होगा जिसमें हर तरह की सर्विसेज, स्पेशली पेमेंट सर्विसेज को वो वहां पर लेकर के आएंगे। तो ऐसे में फिर रिसेंटली इलॉन मस्क ने थोड़े बहुत हिंट्स भी ड्रॉप किए। बीच में उन्होंने अपने ट्विटर बायो में जो लोकेशन वाला टैब होता है उसके अंदर डोज अपना डाल दिया था लोकेशन। ऐसे मतलब छोटे मोटे हिंट्स उन्होंने ड्रॉप किए थे। जब ट्विटर उन्होंने अक्वायर किया था तो बीच में टेम्पररीली उन्होंने डोज के जो डॉग का सिंबल है उसको भी ट्विटर का लोगो बना दिया था कुछ टाइम के लिए। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें उन्होंने करी जिससे अब लोगों को लग रहा है कि जो ये एक्स प्लेटफॉर्म वो बना रहे हैं उसमें पेमेंट सर्विसेज के अंदर डोज को एक एक्सेप्टेंस मिल सकती है, डोज को एक पेमेंट ऑप्शन वहां पर या एक मोड ऑफ पेमेंट रखा जा सकता है। और ये तो जितने भी क्रिप्टो एंथुजियास्ट हैं, क्रिप्टो कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पता है कि जितना जल्दी और जैसे जैसे क्रिप्टो को वाइड एक्सेप्टेंस मिलती जाएगी उतना ही जल्दी हमें उसके प्राइस में या उसके वैल्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगी, और वही कहीं ना कहीं डोज के अंदर वो चीज हमें देखने को मिल रही है। थोड़ा सा अगर हम उसके चार्ट की तरफ भी चल के देखें कि ये जो सारी न्यूज आई, जो सारे रूमर्स आप कह सकते हो कि अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है, तो रूमर्स है, न्यूज है, हाइप है, इसका हमें चार्ट पे क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो चार्ट के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जब तक मुझे एक्चुअली चार्ट पे कोई चीज ओवरऑल सेंस में बनती हुई नहीं दिखती है तब तक मेरे लिए वो रूमर है, हाइप है, न्यूज है, फर्ड है, जो भी हम उसको बोलें। अगर हम डोज को थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करें तो डोज में जो एक मेजर हाइप बनी थी, सबको पता है कब बनी थी, जब सैटरडे नाइट लाइव पे आने वाले थे इलॉन मस्क, और वहां से डोज ने एक डंप लिया है काफी बड़ा और कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिला है। कुछ टाइम से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट लाइक 1 ईयर से हमें डोज एक बेस बनाता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम थोड़ा इसके शॉर्ट टर्म पैटर्न में जाकर के देखें कि रिसेंटली क्या हुआ है, तो जब ये थोड़ी सी जो न्यूज मैंने डिस्कस करी, ये जब वाइड स्प्रेड हुई तो वहां पे डोज हमें लगभग 10-11% सिंगल डे में मूव करता हुआ दिखा, और अगले दिन उसके बाद हमें एक सेल ऑफ भी 5% का आता हुआ देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर हम एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनालिसिस करें तो ऑलमोस्ट 7.5 सेंट का एक मेजर बैरियर था डोज का, जो फाइनली इसने यहाँ पर क्रॉस किया। अगर आप थोड़ा सा देखो तो जो वीसीपी पैटर्न मैंने डिस्कस किया था वो भी हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखा था, जब इस एरिया पे डोज ने कई बार रेजिस्टेंस लिया, बट विद इंक्रीजिंग या जो उसके लोज हैं वो लगातार हमें ऊपर जाते हुए दिखे, और जैसे ही एक ब्रेकआउट आया एक स्ट्रॉन्ग मूव हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखा। अब अगर डोज यहाँ पे इस एरिया में सपोर्ट अच्छा मेंटेन करके कंटिन्यू करता है अपनी रैली, तो वो एक कंफर्मेशन हो सकता है कि जो ये न्यूज है या जो ये हाइप क्रिएट हो रही है ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ना होकर के थोड़ी लंबी चल सकती है, और कहीं ना कहीं उसके प्राइस में हमें अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जो मेजर लेवल्स रहेंगे जहां पे जाकर के डोज को नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है वो अराउंड 10 सेंट्स और उसके बाद लगभग 14 टू 15 सेंट के एरियाज रहेंगे। बट पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं प्रेफर करूंगा कि ये जो पूरा का पूरा एक बेस एरिया बना हुआ है डोज का लगभग 11-12 सेंट तक, वो हमें उसके ऊपर स्टेबल होता हुआ दिखे, तो वो शायद हमें एक उसको मेजर ट्रेंड रिवर्सल जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल के ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये बेसिकली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मार्केट में मेरी नजर चल रही है वो इन चीजों पे है। Got it. Thank you so much for the detailed analysis, अंकित। लास्ट क्वेश्चन Thank you. मेरा आप लोगों से ये है कि आपको क्या लगता है कि अभी 1 महीने में क्या सेंटिमेंट बनने वाला है? इज इट थोड़ा सा फियर है, ग्रीड है, क्या सीन है? और अगर इस टाइम में मार्केट में ट्रेडर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए आपका कुछ सजेशन अगर हो तो प्लीज। जैसे कि हमने लाइव में भी बात की थी इसके बारे में कि जो क्रिप्टो है वो ऐसा एसेट नहीं है जहां पे आप एक साथ बाइंग करो। आपको जो है हर डीप का फायदा उठाना चाहिए, और अगर आपको रैली भी होती हुई दिखाई दे रही है तो उसमें भी पार्टिसिपेट आपको करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो एक 32,000, 32,000 से जो एक रिजेक्शन आया है, जैसे कि अंकित ने नीचे की एक ट्रेंड लाइन दिखाई थी, उस ट्रेंड लाइन तक जो है हमें बिटकॉइन स्पेशली आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर वहां पे आता है तो वो एक अक्यूमुलेशन का एक अच्छा जोन रहेगा जहां पे आप बिटकॉइंस को जो है ऐड करने के लिए या थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो में इसको बाय करने के लिए देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा जोन है, उसको आपको पॉजिटिवली देखना चाहिए। जो एक रिट्रेसमेंट आया है उसको एक पॉजिटिवली देखना चाहिए, और अगर उस लेवल को तोड़कर भी अगर नीचे आता है तो ये तो गोल्डन चांस रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है कि बिटकॉइन को तो चांद पर जाना है और वो जाकर रहेगा। आप जितना आपको नीचे की प्राइस पर वो दिखे उतना वो जो है पॉजिटिव रहेगा। Got it. डेफिनेटली। और इसी के अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूं जो मैं बिटकॉइन एनालिसिस में ऐड करने ही वाला था कि ऑलमोस्ट अब जो नेक्स्ट हाफिंग की डेट है बिटकॉइन की वो भी हमें नजदीक आती हुई दिख रही है। तो ऐसे में डेफिनेटली इससे पहले अगले
7, 8, 10 महीनों के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज बनती है उनको थोड़ा सीरियसली लीजिए। हाँ, डेफिनेटली हमें ये काम नहीं करना है कि बिटकॉइन अगर किसी दिन 10% गिर गया हम तुरंत जाके बाय कर ले, लेट इट फॉल। पर अगर एक बड़ा फॉल आता है तो उसको नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेने की बजाय हमें उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। अगर स्पेशली हमारा व्यू 2 साल से 3 साल या नेक्स्ट साइकिल को प्ले करने का है, तो डेफिनेटली हर करेक्शन या हर रिट्रेसमेंट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगा। Got it. Interesting. Okay. Thank you so much, Srujan and Ankit, for these inputs. काफी अच्छे से मुझे भी समझ आया ना, होप यूजर्स को भी समझ आए, व्यूअर्स को भी समझ आए उस तरह से. So thank you so much. We'll probably see you in another market update. Until then, thank you everyone. Happy investing and please ये tips अच्छे से लेना और market में implement करना. Again, these are no financial advices. हम बस educational purposes के लिए वीडियो आपके लिए लेके आते हैं. Thank you so much everyone. Bye bye. क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।